आज हम लोग एक विशिष्ट मांग वक्र का अध्ययन करेंगे। इस वक्र का उल्लेख मार्शल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो गणितीय परिशिष्ट है उसमें किया है। यह एक ऐसा मांग वक्र है जिसमें मांग और वस्तु के मूल्य के संदर्भ में दोनों के संबंध दिखाए गए हैं और इस फलन में मांग की लोच जो है वो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जो मांग वक्र होता है उसके विभिन्न बिंदुओं पर, कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न वस्तु के मूल्यों पर, अलग अलग मूल्यों पर मांग की लोच अलग अलग होती है। लेकिन यह एक ऐसा वक्र है जिसके मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच एक जैसी होती है, समान होती है, कांस्टेंट होती है। और इसलिए इस वक्र को हम लोग कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व वक्र कहते हैं या डिमांड फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा फलन, एक ऐसा मांग फलन जिसके प्रत्येक स्तर पर मांग की लोच कांस्टेंट होती है। इस मांग वक्र को हम देख सकते हैं और जो उसका विशेष रूप है वो ब्लैक बोर्ड पर हम देखें। यहाँ ये रूप है Q इंटू पी टू द पावर n इज इक्वल टू सी। इसमें Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, मांग की मात्रा है। P जैसा कि हम जानते हैं वो प्राइस है उसी वस्तु की। n और c दोनों स्थिर हैं, स्थिरांक हैं, अचर हैं, कांस्टेंट। n जो है p के ऊपर एक घात के रूप में आया है, एक्सपोनेंट के रूप में आया है। और इस प्रकार से फलन हमारे सामने है q इंटू पी टू द पावर n इज इक्वल टू c। इस फलन को हम परिवर्तित रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस p को इस बार अगर हम ले जाएं तो इधर ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा q c डिवाइडेड बाई p टू द पावर n। उधर गुणा कर रहा था, और जब राइट हैंड आएगा तो वो भाग करेगा तो वो बटा हो जाएगा। और जब कोई पद नीचे होता है डिनोमिनेटर की जगह पर और उसकी कोई पावर लगी होती है, अगर उस पद को हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो अगर वो पावर नीचे n है और अगर हम उसको ऊपर ले जाएं अपनी सुविधा अनुरूप, तो ये p की जो पावर n है, जब यहाँ c से जाके गुणा करेगा, यहाँ से अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये p टू द पावर माइनस n हो जाएगा। हमें याद रहे कि हमारा मूल फलन ये है। उसी फलन को हमने परिवर्तित करके इस रूप में लिखा हुआ है। इस रूप में इसलिए रखा है ताकि मांग की लोच निकालते समय जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें सुविधा होगी, और ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर इस मांग फलन का ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसका हम अवकलन करें, और क्योंकि जब हम मांग की लोच निकालते हैं तो अवकलन हमारा जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू p होता है। इसका मतलब p जो है वो दाईं ओर होना चाहिए फलन, और जिसका अवकलन करेंगे हम, और किसके सापेक्ष, इस q के सापेक्ष। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच का जो सूत्र हम लोग जानते हैं, यहाँ पर होगा वो dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q। और इसलिए हमको dq अपॉन dp निकालना होगा। तो पहले हम मांग की लोच निकालने के लिए dq अपॉन dp निकालेंगे। ये q है, इसका अवकलन करेंगे इस फलन से p के रेफरेंस में, रिस्पेक्ट में, या p के सापेक्ष। तो c क्योंकि कांस्टेंट है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, और p की जो घात है इस घात से गुणा होता है
चर का, और वो गुणा हो गए तो -2 होगा, तो यहाँ से गुणा होगा ये -n, ये जो n है यहाँ -n हो गया। c एज इट इज c लिखा जाएगा, p लिखा जाएगा, और p की जो पावर है पहले से उसमें से एक पावर घट जाती है अवकलन करते समय, तो हम लिखेंगे -n -1। उसके बाद जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, सूत्र है, वो हमने फिर यहाँ रिपीट किया। देखिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। आप सभी जानते हैं कि मांग की लोच ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य और अनंत के बीच में होती है, और क्योंकि मांग फलन P और Q के जो संबंध होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, तो जब हम अवकलन करेंगे तो ऋण चिन्ह आता है, उसको धन बनाने के लिए एक माइनस का चिन्ह ऑलरेडी वहाँ लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने इसको माइनस लगा के लिख दिया हुआ है। अब dq अपॉन dp ये हमने निकाल लिया है, और इसको हमने लिख दिया -n c p टू पावर -n-1 ये लिख दिया। इसमें करना किससे गुणा, p और q से, ऊपर p से गुणा कर दिया और नीचे q से गुणा कर दिया, और यहाँ पर हमने q की जगह पर सीधे लिख दिया। ये देखिए q बराबर लिखा हुआ है c इंटू p इंटू -n, तो यहाँ पर लिख दिया c p -n। आप यहाँ कहीं लिख सकते हैं कि क्योंकि q इज इक्वल टू c इंटू पी टू पावर -1, इसलिए q की जगह पर ये, इस q की जगह पर ये मान हमने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है। अब अगली बार इस p से इस p का गुणा होगा, तो जब इससे गुणा होगा तो इसकी एक घात बढ़ जाएगी। p स्क्वायर में अगर p से गुणा करें तो p क्यूब हो जाता है, मतलब एक घात बढ़ती है, तो एक घात बढ़ेगी, और एक घात बढ़ेगी तो मतलब एक घात, ये जो -1 था ये गायब हो जाएगा, एक घात खत्म कर देंगे, क्योंकि उसी -1 में +1 जुड़ना है। तो इस तरह से अब जो शेष बचेगा वो केवल इतना बचेगा, c p टू द पावर -1 ऊपर का हो जाएगा, n ऐसे बना रहेगा, ये दोनों माइनस होकर धन हो जाएंगे। नीचे का हिस्सा c p -n लिखा हुआ है। आप चाहो, अगर आपको लगता हो कि ये सीधे आपने लिख दिया है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल अभी q लिख दें, ये देखिए p की जगह पर p लिख दिया, q की जगह पर q लिख दिया। अगले चरण में q की जगह पर ये q का मान यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया है, तो ऊपर भी c p टू द पावर -n है, नीचे भी c p टू द पावर -1 है, ये दोनों कट जाएंगे और केवल n बचेगा यहाँ पर n। तो इस फलन को जब हमने इसकी मांग की लोच निकाली, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जो हमारा सूत्र था उसमें इन मानों को जो हमने रखा, तो अंततः हमने देखा कि जो मांग की लोच आई ईडी बराबर, वो आई n के बराबर। n क्या है, इस मूल फलन में देखिए ये n है, ये वही n है जो ये n है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऊपर मांग का फलन दिया हुआ है, उस मांग फलन में जो p की घात है n, मांग की लोच वही होगी इस फलन में। तो सीधा सा सवाल है कि अगर मांग फलन इस तरह का हो, जिसको हम स्थिर लोच मांग फलन कह रहे हैं, तो इस मांग फलन में ध्यान रहेगा इसी तरह लिखेंगे, q इस साइड होगा, p इस साइड होगा, इस साइड c होगा। जब ऐसे लिखा जाएगा तो ये इसकी घात n होगी, और जो घात होगी वही मांग की लोच भी होगी। और इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ p इन द फंक्शन q p टू द पावर n इज इक्वल टू c। अर्थात इस फंक्शन में जो p की घात है, इस फलन के मान की लोच उसी घात के बराबर ही आएगी। और हम पढ़ चुके हैं कि n, ऊपर बता चुके हैं कि n इज कांस्टेंट, n स्थिर, वो घटता बढ़ता नहीं है। इसका मतलब है कि इस फलन में मांग की लोच भी घटे बढ़ेगी नहीं, और उतनी ही होगी जितनी इस फलन में p के ऊपर घात है। इस फलन में घात n है, इस नाते वो घात n होगी। अब आइए देखिए एक दूसरा, हम नीचे अंकीय उदाहरण लिख रहे हैं, जिसमें हम p की जगह पर, n की जगह पर कोई वैल्यू लिख दे रहे हैं, और यहाँ हमने 2 लिखा हुआ। जरा यहाँ देखिए, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, q p स्क्वायर इज इक्वल टू 12,000, p q स्क्वायर बराबर 1200 ये लिखा हुआ है फलन।
इस फलन में मांग की लोच हमको निकालनी है। और जब मांग की लोच निकालेंगे तो देखिए ये Q बराबर फलन जैसे यहाँ लिखे थे कि Q P को उस पार ले जाएंगे तो लिखेंगे Q बराबर 1200 बटा P स्क्वायर नीचे, और इसको जब फिर उस पार ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1200 P की घात -2 हो गया। ये फलन बदल के जैसे ये बदला था वैसे ये बदल गया। अब मांग की लोच का ये सूत्र लिखा हुआ है, इसके बराबर लिखेंगे कितना dq अपॉन dp। तो इस फलन का जब अवकलन करेंगे तो इस 2 का यहाँ से गुणा होगा तो 12 दूना 2400 हो जाएगा। ये -3 लाएगा क्योंकि माइनस है, और ये -1 और इसमें घट जाएगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा। और अब ये p और q का गुणा हो गया, और जब p का गुणा होगा इस p में तो ये जो -3 है ये घट के -2 हो जाएगी, क्योंकि एक घात और प्लस उसमें जुड़ना है तो -3 -2 बनेगा। और इस प्रकार से जो उत्तर आएगा वो हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया है तो 2400 p का घात -2 बटा q। और जरा देखिए ये q का मान दिया हुआ है, ये q हो गया। और अब ये देखिए अगले चरण में हम कर क्या रहे हैं, ये जो p का घात -2 है, जब हम कहते हैं ऊपर -2 अगर इसको नीचे ला दें तो नीचे p का स्क्वायर हो जाएगा, ये घात प्लस हो जाएगी। तो हमने इसको क्या किया, अगले चरण में इस p को नीचे कर दिया तो हो गया 2400, और p नीचे आगे p स्क्वायर हो गया qp स्क्वायर 2400 बटा pq स्क्वायर। अब ये qp स्क्वायर यहाँ दिया हुआ देखिए, qp स्क्वायर बराबर 1200, और इसकी जगह पर आप अगर 1200 लिख दें तो 2400 बटा 1200 बराबर 2। और जब बराबर 2 आ गया तो इसका मतलब यही मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 2 के बराबर होगी। तो सो ED इज इक्वल टू 2, ED 2 आ गई। और अब आप ध्यान देख सकते हैं कि यही 2 जो है एक्सपोनेंट ऑफ P है, इन P QP स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ये जो हमारा फलन है ये वाला, इस फलन में P के ऊपर 2 घात लगी हुई है, P स्क्वायर है, और हमने कहा कि जो घात का मान होगा वही मांग की लोच आएगी। तो ये देखिए ये आई 2, यही जो है ये मांग की लोच है, और ये मांग की लोच वही है जो P में उसकी घात है। यहाँ पर P में घात n थी तो n आया था, यहाँ में P में घात 2 है तो 2 है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ और कुछ रही है या आएगी कि यदि P की घात 1 हो तो क्या होगा, P की घात 1 होगी तो मांग की लोच 1 आएगी। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे फलन को अब हम ढूंढ सकते हैं जिसमें P की घात 1 हो और मांग की लोच 1 आए। और देखिए लिखा हुआ सो इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की जगह पर 1 हो तो P की घात 1 होगी जो लिखी नहीं जाती, तो तब हमारा फंक्शन हो जाएगा Q इंटू P इज इक्वल टू C। हम ये कह रहे हैं P की घात जो है वो अब की बार 1 है, यहाँ पे 2 थी, तो जितनी घात होती है मांग की लोच उतनी आती है, इसलिए हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि ED बराबर 1 आना चाहिए। वो निकाल के हम देख सकते हैं। अब देखिए हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है जिसमें Q इंटू P इज इक्वल टू 80 लिखा है, तो इसका मतलब P की कोई घात नहीं है, तो पता है क्योंकि 1 है, 1 घात है P की, और जब P की घात 1 है तो मांग की लोच 1 आनी चाहिए इस फलन में। उसको आप लगा के देख सकते हो, लिखा हुआ है व्हेन P। अब मैंने ये एक यहाँ उदाहरण भी लिख दिया, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि अगर P और Q के मान आपको दिए हुए हों तो मांग की लोच निकालिए। ये देखिए ये फलन है Q इंटू P बराबर 80। अब कह रहे हैं कि जब P का मान 80 हो तो मांग की लोच निकालिए, P का मान 8 हो तो मांग की लोच निकालिए। तो जब P का मान 8 होगा तो Q का मान अपने आप 10 हो जाएगा, क्योंकि जब रखेंगे P बराबर 8 तो लिखा जाएगा 8Q बराबर 80, तो 1Q बराबर 10, इस नाते ये Q बराबर 10 आप निकाल लेंगे। मेरे कहने का मतलब है दरअसल मान ये दिया हुआ है कि मांग की लोच निकालिए जब P का मान है 4।
तो क्योंकि हमको जब मान निकालने के लिए Q का मान भी चाहिए, इस नाते हम निकाल सकते हैं इसी सूत्र के आधार पर कि जब P बराबर 8 तो Q बराबर 10 आएगा। ये हम लिख रहे हैं। अब ये दोनों मान एक ही मान दिया जाएगा और एक आप फलन से निकाल लेते हैं। अब लिखा Q बराबर 80, P टू द पावर -1 लिख दिया इसको, ऐसे जैसे वहां लिख रहे थे। इस P को इस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए Q इज इक्वल टू 80/P, और यही जब P ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा P-1। तो अब अवकलन आप इसका कर सकते हैं। ऐसे अवकलन करेंगे तो कोसेंट रूल निकालना पड़ता है, जो कठिन होता है, और ऐसे कर देते हैं जब उसको बदल देते हैं इसको इस रूप में घात के लगा करके, तो ये आसान हो जाता है। तो जो अवकलन होगा वो माइनस से गुणा होगा तो -80 हो जाएगा, और P में से एक घात घटेगी तो ये हो जाएगा 80P-2, इसका अवकलन हो जाएगा। और आगे P इंटू Q से गुणा होना, P इंटू Q से गुणा कर दिया तो ये ED बराबर ये सूत्र लिखा हुआ है, ये दोनों माइनस धन हो जाएंगे, और ये P से जब गुणा होगा तो 1 की घात 1 हो जाएगी बटा Q हो जाएगा। अगर इस P को नीचे ले आएंगे तो P टू द पावर -1 होगा, अब वो P टू द पावर +1 होगा, +1 लिखा नहीं जाएगा, इतना तो केवल P होगा। तो अब आ जाएगा 80/QP, ये P ऊपर से नीचे आ गया, ऐसे हो गया। अब ऊपर आप चाहो तो P इंटू Q, तो P बराबर है 8 तो Q बराबर 10 होगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो 80/80 आएगा, उत्तर 1 आ गया। तो इस समीकरण में यहाँ भी हमने देख लिया कि यहाँ पर P की घात 1 थी तो मान की लोच 1 आई, जहाँ P की घात 2 थी वहाँ मान की लोच 2 आई, जहाँ P की घात n थी वहाँ पर मान की लोच n आई, और ये सब कांस्टेंट हैं। इस नाते इस फलन पर, पूरे मांग फलन पर मांग की लोच होगी। इसको जब हम प्लॉट करेंगे या बनाएंगे या P और Q के अलग अलग मूल्यों पर मांग की लोच निकालेंगे तो 2 आएगी, और ऊपर का जो है क्योंकि वो अलजेब्रिक फॉर्म है तो वहाँ पर ये दिखाया गया कि मांग की लोच n आएगी, और उस n को हमने 2 अंकों के रूप में लिख के आपको इसको हल करके दिखाने का प्रयास किया कि मान की लोच उतनी ही आई। इस वक्र का बहुत महत्व है, इस फलन का, एक क्योंकि ये एक विशेष खास तरह का फलन है, सामान्यतः है मान फलन ऐसे नहीं होता, बहुत विशेष स्थितियों में ऐसा होगा। तो इस मान फलन को हम अगर एक चित्र बना के दिखाने का प्रयास करें तो वो मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है ये, और एक ऐसा कर्व है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, इकाई के बराबर है, यूनिटी के बराबर है। और ये मान वक्र यहाँ लिख दिया गया इसी नाते P इंटू Q बराबर 80 वाला मान वक्र है, और इस पर ED का मान 1 के बराबर है। तो ये स्थिर लोच का मान वक्र है, और एक ऐसा मान वक्र है जिस पर मान की लोच 1 के बराबर होती है। एक और खास विशेषता इसकी है कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर देखिए, जब आप Q इंटू P का गुणा करेंगे तो उत्तर सदैव, क्योंकि ये कांस्टेंट है 80, इस नाते सदैव 80 ही आएगा। चाहे आप कहें इसका मान अगर 16 है तो इसका मान 5 होगा, तो 16 गुणे 5 बराबर 80 होगा। इसका मान अगर 20 है तो इसका मान 4 होगा, 20 गुणे 4 बराबर 80 होगा, अन्यथा किसी दूसरी स्थिति में हो नहीं सकता। इसका मान 40 है तो इसका मान 2 होना चाहिए, तो 40 गुणे 2 बराबर 80 होगा। इसका मतलब है कि ये वस्तु की मात्रा है, ये वस्तु का मूल्य है, और दोनों का गुणनफल कुल व्यय को दिखाता है। अर्थात उतनी वस्तुएं खरीदेंगे, P के मूल्य पर खरीदेंगे तो Q इंटू P का मूल्य वो होगा जो आप चुकाएंगे, और यही कुल व्यय होगा उस वस्तु पर, उसके मान और मूल्य के दिए हुए होने पर। और ये कुल व्यय क्योंकि सदैव स्थिर रहेगा, आप चाहे जो मात्रा वस्तु की घटाएं बढ़ाएं या चाहे जो मूल्य कम बेसी करें, कुल व्यय सदैव बराबर होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है फलन में। इसका मतलब है इस वक्र के प्रत्येक स्तर पर 2 चीजें हो रही। इस वक्र के प्रत्येक स्तर पर मान की लोच इकाई के बराबर है, और इस वक्र के प्रत्येक स्तर पर कुल व्यय स्थिर है। कौन कौन सी चीजें स्थिर हैं? मान की लोच 1 है और स्थिर है, घटती बढ़ती नहीं है। कुल व्यय 80 है और वो स्थिर है।
इस नाते इस फलन को हम अगर व्यय फलन के रूप में देखने का प्रयास करें तो हम इसको कह सकते हैं स्थिर कुल व्यय फलन। एक ऐसा फलन है जिस पर कुल व्यय सदैव स्थिर है। मांग या मूल्य के किसी भी स्तर पर यदि हम देखें तो इस नाते हम इसको कांस्टेंट आउटले फंक्शन या कर्व भी कहते हैं। ये स्थिर कुल व्यय फलन है। स्थिर कुल व्यय वक्र है, जब वक्र के रूप में बना के देखेंगे तब। और क्योंकि ये मांग फलन है और मांग फलन के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच स्थिर है, इस नाते ये स्थिर मांग की लोच का भी फलन है या स्थिर मांग की लोच का ये वक्र है। तो ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखाता है जिस पर मांग की लोच एक के बराबर है। अब ये जो वक्र ये रूप लेता है, देखिए कैसे रूप ले रहा है। देखिए ये हाथ से अंदाज से नहीं बनेगा, ये स्केल से बनेगा, एक एक बिंदु को माप के बनेगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब अगर ये है देखिए 4 तो ये होना चाहिए 20, तब 20 गुणे 4 बराबर 80 आएगा। अगर ये होगा 10 तो ये होना चाहिए 8, तो 10 गुणे 8 बराबर 80 आएगा। ये बिंदु पर भी 80 आएगा, बी बिंदु पर भी 80 आएगा, और यदि सी बिंदु पर आप देखें तो ये होगा जो दूसरा आपका मान है, ये है 5, ये मान है 5। तो जब ये मान 5 होगा तो इस मान को 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 × 50 80 तभी आएगा। तो सी बिंदु पर जब प्राइस 5 होगी तो डिमांड जो है 16 होगी। इसका मतलब है कि ये जो फलन दिया हुआ है P × Q बराबर 80, ये बिल्कुल इस मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर सही है। और क्योंकि ये हमने स्केल से बनाया हुआ है, बिल्कुल नपा हुआ, देखिए 4 × 8, 5 × 10, 10 × 20। तो ऐसे स्थिति में इसके कोई भी बिंदु को अगर आप लेंगे तो इसकी जब इधर मूल्य और इसकी मात्रा का गुणा करेंगे तो 80 ही आएगा हर स्थिति में, चाहे जो मूल्य हो चाहे जो मांग हो। किसी भी एक बिंदु को आप लेंगे तो उस पर कुल व्यय 80 के बराबर आएगा और मांग की लोच 1 के बराबर आएगा। और देखिए ए बिंदु पर एक आयत बन रहा है जिसकी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो ये लंबाई गुणी ये चौड़ाई, ये आयत का होता है क्षेत्रफल। इसी तरह से दूसरा आयत बी बिंदु पर बन रहा है, ये 10 × 8 है, तो ये चौड़ाई और ये लंबाई है। जो क्षेत्रफल इसका है 80, वही क्षेत्रफल इसका भी 80 स्क्वायर कर लीजिए जिस फॉर्म में दिया हुआ। सी बिंदु पर जाएंगे तो 16 × 50 80 ये भी है। इसका मतलब ये जो सी बिंदु पर आयत बन रहा है, ये जो बी बिंदु पर आयत बन रहा है, ये जो ए बिंदु पर आयत बन रहा है, सबके क्षेत्रफल बराबर है। और किसी भी बिंदु पर जो क्षेत्रफल आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल किसी दूसरे बिंदु पर बनने वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात इस बिंदु पर जितने भी, इस वक्र पर जितने भी आयत बनेंगे मांग और कीमत के, वे सब के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अगर वो वस्तु का मांग मूल्य है तो उसके गुणनफल उसके कुल व्यय को दिखाएंगे, वो भी बराबर होंगे। और इसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर होगी। और जब इस तरह का कोई वक्र होता है गणित में तो उस वक्र को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर माने होता है, रेक्टेंगल माने आप जानते हैं आयत। एक ऐसा वक्र है और ये परवलय वक्र है, अति परवलय वक्र है। एक पैराबोला होता है, एक हाइपरबोला होता है। तो ये हाइपरबोला वक्र है और हाइपरबोला वक्र में प्रत्येक बिंदु पर जो आयत बनते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और क्योंकि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बनने वाले आयतों के क्षेत्रफल बराबर हैं, इस नाते इस वक्र को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र कहते हैं। आयताकार अति परवलय वक्र, यही कुल आय, स्थिर कुल आय का वक्र है, यही स्थिर लोच वाला मांग वक्र है, यही आयताकार अति परवलय वक्र है। तो ये वक्र एक विशेष तरह के वक्र की कल्पना मार्शल ने
अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में की थी। और ये वक्र पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी। तो इस विशेष वक्र को हमें जानना चाहिए। ध्यान आपको बार बार ये दिला रहे हैं कि मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच बराबर होगी इसमें, अन्यथा जो सामान्य मांग वक्र होते हैं उस पर मांग की लोच घटती बढ़ती रहती, अलग अलग होती है। केवल आपको जानकारी के लिए मैं ध्यान दिला सकता हूं कि दो और मांग वक्रों की परिकल्पना हम लोग करके जानते हैं। एक होता है मांग वक्र क्षैतिजीय। पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र हम खींचते हैं किसी फर्म का, वो बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। और इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होती है, अनंत। तो आप कह सकते हो कि इस मांग वक्र पर वह दो मांग की लोच प्रत्येक बिंदु पर एक है। एक ये वक्र पढ़ते हैं ऐसे वर्टिकल, जिस पर मांग की लोच होती बराबर 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर मांग की वक्र लोच बराबर है। लेकिन ये दोनों वक्र इस वक्र से भिन्न हैं। ये सामान्य मांग वक्र के स्वरूप का है और ये सामान्य मांग वक्र के स्वरूप का नहीं है। ये विरल परिस्थितियों में मिलने वाले वक्र हैं। तो हमारा जो कहने का अर्थ था वो ये है कि ये खास तरह के हम किसी खास वक्र की चर्चा कर रहे हैं जिसका स्वरूप इस तरह का होगा। और इस ऐसे मांग वक्र अगर होंगे तो हम उसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी आप डिमांड वाला मांग वक्र कहेंगे। एक ऐसा मांग वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच बराबर होती है। तो इस आधार पर हम इस तरह से हमने मांग वक्र के एक विशेष रूप को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और आज इसको हम यही समाप्त कर रहे हैं। इसके अभी मांग लोच के विविध ऐसे पहलुओं को जो कठिन है और सामान्य तौर पर पढ़े पढ़ाए नहीं जाते या कक्षाओं में नहीं या कोर्स के हिसाब से नहीं सब पढ़ा मिलता, तो उनको ढूंढ ढूंढ के हम विशेष मांग वक्रों को आपके सामने लाएंगे ताकि आप उनके बारे में जान सकें। ये ध्यान रखें जरूर कि यदि आपको लगता हो, और मेरा प्रयास ये होता है कि मैं जितने सरलतम रूप में हो सके उतने सरलतम रूप में आपको कोई बात बताऊं और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको लगता है, और मैं सदैव ध्यान रखूंगा जितने भी वीडियो हम बनाएंगे जितने सरलतम रूप में हम आपके सामने उसको रख सकते हैं, जितनी अच्छी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। और केवल उसी उद्देश्य से मैं ये काम कर भी रहा हूँ कि मैं इस विषय को, जिसको लोग बहुत कठिन सा मान के चलते हैं, उनको सरलतम रूप में आपके सामने रखूं और सही ढंग से आप उसे समझ सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, समझ में आए, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे लगेंगे। आपकी 40 साल के अध्ययन में हमने देखा कि विद्यार्थियों का जो पढ़ाई का स्तर कैसा, वो कैसे किस रूप में पढ़ना चाहते हैं और कैसे उन्हें समझाया जाना चाहिए। हम वो प्रयास करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं और मैं जीरो से आपको स्टार्ट करके कोई चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, आप पढ़िए, और जितना आप पढ़ेंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं उतने रुचि से वो काम करूँगा। तो आज यहीं छोड़ रहे हैं। धन्यवाद।